ये दूसरी शाम की बात है। शादा और इमरान अगबी पार्क में तन्हा थे। वो एक ऐसी जगह थी जहां इन पर किसी और की नजर नहीं पड़ सकती थी। इनके चारों तरफ मालती की कद आदम झाड़ियां थीं, लेकिन ये जगह ऐसी भी नहीं थी कि देख लिए जाने पर इन्हें किसी किस्म की परेशानी होती। यहाँ सिंचाई के लिए एक बहुत बड़ा हौज बनाया गया था और इसमें कंवल तैरते रहते थे। हंसों का एक जोड़ा भी रहता था जिसके पर काट दिए गए थे। बहरहाल ये जगह बड़ी पुरफजा थी, मगर मालती की खुदरो झाड़ियों ने इसके गिर्द इहाता कर रखा था, इसलिए बादी नजर में यह हिस्सा पार्क से गैर मुतल्लिक मालूम होता था। इस हौज की गहराई कितनी है? इमरान ने पूछा। मैं नहीं जानती। क्यों? शादा बोली। काश ये इतना गहरा हो कि मैं डूब सकूं। तुम बिल्कुल गधे हो क्या? नहीं तो। बिल्कुल गधा तो पहली बार आप कह रही हैं, वरना आम तौर पर लोग बिल्कुल उल्लू कहते हैं, और वालिद साहब तो कभी कभार उल्लू का फट्टा भी कह देते हैं। खैर, इसे छोड़िए, मेरी बात का जवाब दीजिए। आप मुझसे मोहब्बत करेंगी या नहीं? इससे पहले भी तुम्हें किसी न किसी से मोहब्बत करने का इत्तेफाक जरूर हुआ होगा। शादा अपना ऊपरी होंठ बेंच कर बोली। नहीं, इमरान ने संजीदगी से कहा, कभी नहीं। पहली बार दो रूहों का वो हो रहा है, क्या कहते हैं, मिलाप। और क्या कहा जाता है? मुझे नहीं मालूम। मैंने कहीं पढ़ा था, इस वक्त याद नहीं आ रहा। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि बाज लोग जुदाई की रातों में तारे गिनते गिनते अकाउंटेंट हो जाते हैं। शादा बेसाख्ता हंस पड़ी। आप मेरी लाश पर भी हंसेंगी? इमरान ने गुलूगीर आवाज में कहा। शादा एक बैग संजीदा हो गई। इसकी पेशानी की वो तकब्बुर आसार शिकन इस वक्त न जाने कहाँ गायब हो गई, जिसकी बिना पर लोग इससे मुखातिब होने की भी हिम्मत ना कर सकते थे। आखिर इसने सर झुकाए हुए दबी आवाज में कहा, इसका इंजाम सोच लिया है? हाँ, मैंने सब कुछ सोच लिया है। शादा खामोश हो गई और इमरान बुड़बुड़ाता रहा। उर्दू के एक बहुत बड़े शायर अब्बा मियाँ से बचपन में कहा करते थे, बेटा इश्क करो, इश्क जलाता और इश्क बनाता है। हालांकि मेरे डैडी ने कभी मुझे इश्क करने को नहीं कहा, लेकिन मैं अपने बच्चों से जरूर कहूंगा। शादा फिर इसे घूरने लगी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इमरान इसका मजाक उड़ा रहा है या वो संजीदा है। मैं समझता हूँ कि आप क्यों घूर रही हैं। मैं कहना कुछ चाहता हूँ, निकलता कुछ है। मेरा दिल चाहता है कि मैं अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करूं, आबशारों और सब्जाजारों की बातें, चांद और सितारों की बातें, नीली वसतों के आसमान बेकरां। हाय। इमरान खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, नहीं याद आता कि और क्या कहना था मुझे। बस मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। खूब। शादा मुस्कुराई। क्या लिख कर रटने की कोशिश की थी? इमरान ने बड़ी संजीदगी से इस बात में सर हिला दिया और फिर बोला, मेरा हाफजा बहुत कमजोर है, कहिए तो पढ़कर सुनाऊं? और जेब से एक मुड़ा तोड़ा कागज निकाल कर जमीन पर फैलाने लगा। शादा हंसती हुई और करीब खिसक आई। इमरान पढ़ने लगा, नीले आसमां की बेकरार वसतों की बातें, दो मोहब्बत करने वाले दिलों से सितारे गुजरते हैं और बीते दिनों की यादें चांदनी भरकर रूह के अजीम वीरानों पर फैल जाती हैं। अच्छा, आगे चलिए। ये दूसरी किताब से नकल किया था। सुबह का सुहाना वक्त था, चिड़ियां चहचहा रही थीं। यहाँ दरअसल गधे ने लिखा था कि तय्यूर नगमा सराई कर रहे थे, लेकिन आप खुद बताइए कितनी बेतुकी बात है। नगमा सराई के माने हैं गीत गाना। क्या कोई चिड़िया गीत गा सकती है? यानी कि मान मेरा एहसान अरे नादान कि मैंने तुझसे किया है प्यार। हरगिज नहीं गा सकती। खुदा इस झूठे का बेड़ा गर्क करे, भोली बाली पब्लिक को उल्लू बनाता है। कौन? वही मुसन्निफ। इमरान कागज के पुर्जे उड़ाता हुआ बोला। हाँ, तो आप क्या कहती हैं, मुझसे मोहब्बत करेंगी या नहीं? आप बातें करते हैं या लट मारते हैं? शादा झंझला कर बोली। इमरान ने एक तवील सांस ली और सर पकड़कर बैठ गया। शादा उठकर जाने लगी। इमरान ने लपक कर इसके हाथ पकड़ लिए। मैं मर जाऊंगा, इमरान गिड़गिड़ाया। तुम बुद्धू हो। शादा हंसती हुई दोहरी हो गई। क्लिक, एक हल्की सी आवाज आई और शादा उछलकर पीछे हट गई। यहाँ कोई था? वो आहिस्ता से बोली। ओह, होगा, इमरान ने लापरवाही से कहा। तो मोहब्बत करने वालों पर फरिश्तों का साया होता है, अल्लाह मालिक है। तुम्हारा दिमाग खराब है, शादा ने कहा और उधर ही बढ़ती चली गई जिधर से आवाज आई थी।
عمران بھی اٹھ کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، مگر نزدیک اور دور کوئی بھی نہیں تھا۔ داؤد صاحب بہت شکی آدمی ہیں، شاہدہ نے آہستہ سے کہا۔ زیادہ گڑبڑ کریں گے تو میں انہیں قتل کر دوں گا، عمران نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اوہ، شاہدہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ کیپٹن فیاض نے داؤد کے مہمان خانے میں ادھم مچا رکھی تھی۔ اس وقت اس کے ساتھ فگارو کا مینیجر بھی تھا۔ داؤد کا چہرہ غصے سے سرخ نظر آ رہا تھا۔ اس کے سارے ہی مہمان اس سے خفا نظر آ رہے تھے۔ داؤد پہلے بھی اپنی پوزیشن صاف کرنے کے سلسلے میں بہت کچھ کہہ چکا تھا، اور اب بھی وہ وقتاً فوقتاً بولتا جا رہا تھا۔ یہ شراب کا سمگلر ہے، وہ فگارو کے مینیجر کی طرف اشارہ کر کے دھاڑا۔ اس نے اسی لیے میرے لانچ حاصل کرنا چاہے تھے، میں نے انکار کر دیا، اس پر یہ بکھیڑا اٹھایا گیا ہے۔ میں کالا چور ہوں داؤد صاحب، فگارو کے مینیجر نے کہا، لیکن اسے ثابت کیے بغیر مجھے پھانسی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کپتان صاحب کو وہی بتایا ہے جو مجھے قرار سے معلوم ہوا تھا۔ ایک میں ہی نہیں، قرار صاحب نے اپنے ملازم سے بھی تذکرہ کیا تھا۔ تو پھر بتاؤ نا، وہ کون ہے؟ داؤد غرایا۔ بتاؤ، میرے مہمانوں میں سے کون ہے جس کا ہاتھ قرار کے قتل میں ہو سکتا ہے؟ یہ میں نہیں جانتا، مجھے جتنا علم تھا میں نے کپتان صاحب کو آگاہ کر دیا، فگارو کے مینیجر نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ آپ لوگ براہ کرم خاموش رہیں، فیاض نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ فردن فردن وہ سارے مہمانوں سے سوالات کر رہا تھا۔ قرار کا قاتل میں ہوں، اچانک دروازے سے آواز آئی۔ کیپٹن فیاض چونک کر مڑا، اس کے چہرے پر شدید ترین غصے کے آثار نظر آنے لگے۔ عمران تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ 5 آدمی اور بھی تھے، اور ان کے جسموں پر فوجی وردیاں تھیں۔ تم یہاں کیسے؟ کیپٹن فیاض نے غصیلی آواز میں پوچھا۔ تم کمرے سے نکل جاؤ، عمران نے کہا، پھر چاروں طرف دیکھتا ہوا انگریزی میں بولا، جواد اکرم اور داؤد کے علاوہ سب لوگ کمرے سے چلے جائیں۔ ساتھ ہی اس نے اپنے آدمیوں کو کچھ اشارہ کیا، اور ان میں سے 2 فوجی جواد اکرم کے قریب پہنچ گئے۔ جواد اکرم، سنجیدہ ترین آدمی، جو داؤد کے مہمانوں میں ایک خاص قسم کی شخصیت کا مالک تھا، وہ اس طرح کھڑا تھا جیسے چند ناسمجھ بچوں میں کوئی فلاسفر۔ ہمارا شکار یہی ہے، عمران نے ان دونوں فوجیوں سے کہا جو جواد اکرم کے ادھر ادھر کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کے بازو پکڑ لیے۔ اس بےہودی کا مطلب؟ جواد عمران کو گھورتا ہوا بولا۔ دن کو نہیں سمجھ میں آئے گا مطلب، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ تم تو رات کے شہزادے ہو نا؟ داؤد آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کبھی عمران کو دیکھتا اور کبھی جواد اکرم کو۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جواد اکرم جیسا آدمی بلیک میلر بھی ہو سکتا ہے، اور بلیک میلر بھی کیسا، جس سے سارا فرانس تھراتا تھا، جس سے جنوبی افریقہ کے بڑے لوگ بری طرح خائف تھے۔ وہ اسے آج سے نہیں تقریباً 25 سال سے جانتا تھا، اور دونوں کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ داؤد کسی حد تک اس کا احترام بھی کرتا تھا۔ فیاض، یہاں سے چلے جاؤ، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کیس کا تعلق براہ راست محکمہ خارجہ سے ہے، اور مجھے تو تم جانتے ہی ہو کہ میں محکمہ خارجہ کی سیکرٹ سروس کا چیف آفیسر ہوں۔ اچانک جواد اکرم جس لگا کر ان دونوں فوجیوں کے درمیان سے نکل گیا، اور اب اس کے دونوں ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ تم سب اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، وہ غرایا۔ فیاض، باہر جاؤ، عمران نے پھر ہانک لگائی۔ تم سب باہر جاؤ، جاؤ ورنہ، جواد اکرم نے کہا، اور عمران پر فائر کر دیا۔ لیکن عمران غافل نہیں تھا، وہ ایک طرف لڑک گیا اور گولی فگارو کے مینیجر کی ران میں لگی۔ وہ چیخ مار کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دوسرے لوگ اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگے۔ پہل فیاض ہی نے کی تھی۔ عمران رینگتا ہوا ایک الماری کی اوٹ میں ہو گیا۔ جواد اکرم لوگوں کو باہر جاتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر عمران پر نہیں پڑی۔ ایک ایک کر کے وہ سب کمرے سے نکل گئے۔ آخری آدمی کے ساتھ ہی وہ دروازے تک گیا۔ آخری آدمی داؤد کا ایک مہمان تھا۔ اچانک باہر سے کسی نے فائر کر دیا۔ کمرے میں ایک چیخ گونجی۔ داؤد کا وہ مہمان فرش پر پڑا ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ باہر سے پھر بیک وقت کئی فائر ہوئے، لیکن جواد نے اتنی دیر میں ایک میز گرا کر پوزیشن لے لی تھی۔ وہ بھی اس کی آڑ سے فائر کرنے لگا، لیکن وہ اس سے بے خبر تھا کہ خود اس کی موت آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی اس کے طرف بڑھ رہی ہے۔ عمران بلیوں کی طرح گھٹنوں کے بل چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جواد کا ایک ریوالور خالی ہو چکا تھا۔ اس نے اسے فرش پر ڈال کر بائیں ہاتھ کا ریوالور دہنے میں سنبھالا ہی تھا کہ عمران نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ ریوالور جواد کے ہاتھ سے نکل گیا اور پھر اسے سنبھلنے کی مہلت نہ مل سکی۔ عمران نے اپنے بائیں کلائی اس کے گردن میں جما دی تھی اور دہنے ہاتھ سے دہنی کنپٹی پر گھونسے مار رہا تھا۔ کمر پہلے ہی ٹانگوں میں جھکڑی جا چکی تھی۔ بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی کیکڑا اپنے شکار سے چمٹ گیا ہو۔ جواد ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا
क्योंकि इसकी कनपट्टी पर कमो बेश 1 दर्जन घोंसे पड़ चुके थे। गिरी हुई मेज की आड़ होने की बिना पर बाहर वालों को इल्म ना हो सका कि अंदर क्या हो रहा है। दफतन इमरान बेहोश मुजरिम को फर्श पर छोड़कर सीधा खड़ा हो गया। सेठ दाऊद और मेरे आदमियों के अलावा और कोई अंदर नहीं आएगा, इसने कहा। इसके 5 साथी और दाऊद अंदर आ गए। इमरान के कहने पर दरवाजा बंद कर दिया गया। दाऊद के जिस मेहमान को गोली लगी थी ठंडा हो चुका था और फिगारो का मैनेजर जख्मी हालत में बेहोश पड़ा था। ये किस कमरे में मुकीम था मिस्टर दाऊद? इमरान ने पूछा। ये इसी का कमरा है, दाऊद बोला। यकीन है आपको? यानी इसका सारा सामान इसी कमरे में है? जी हाँ, ये कमरा इसी के लिए था। ये यहाँ तन्हा रहता था। शुरू हो जाओ, इमरान ने अपने साथियों की तरफ देखकर कहा और इन्होंने कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी और इमरान बेहोश मुजरिम पर झुक पड़ा। इसने सबसे पहले इसके जिस्म से वो कैमरा अलग किया जिसे वो अपने शाने से लटकाए हुए था। फिर इसकी जैकेट का जिप खींचकर सीना नंगा कर दिया और इस तरह इसका जिस्म टटोलने लगा जैसे इसे किसी चीज की तलाश हो। तकरीबन 2 मिनट तक वो यही करता रहा। फिर इसके कपड़े उतारने शुरू कर दिए। बनियान के नीचे इसके सीने पर पट्टियां बंधी हुई थीं। वो कुछ इस किस्म के बैंडेज थे जिससे वो इसके सीने या पसली की कोई हड्डी टूट जाने पर की गई हो। जब वो पट्टियां इससे ना खुली तो वो इन्हें कलम तराश चाकू से काटने लगा। दाऊद बेहिस्सो हरकत खड़ा सब कुछ देख रहा था। कभी इसकी बेचैन और खौफजदा आंखें तलाशी लेने वालों की तरफ उड़ जाती और कभी इमरान की तरफ, और फिर अचानक ऐसे मालूम हुआ जैसे वो बेहोश होकर गिर जाएगा। ऐसा हो भी जाता, मगर इसने बड़ी फुर्ती से गिरी हुई मेज का कोना थाम लिया। इसकी वजह शायद वो लिफाफे थे जो बेहोश आदमी के सीने पर बंधी हुई पट्टियों के नीचे से बरामद हुए थे। ये वाटर प्रूफ कपड़े के सर ब मोहर लिफाफे थे और इनकी तादाद 5 थी। हथकड़ियां किसके पास हैं? इसने अपने आदमियों को मुखातिब किया। मेरे पास, एक ने कहा। हथकड़ियां लगा दो और इसे यहाँ से ले चलो, इमरान बोला। और ये लाश, ये जख्मी, इनके लिए कोतवाली फोन कर दो। तलाशी के लिए सिर्फ 2 आदमी काफी हैं, कैप्टन जेड और लेफ्टिनेंट खान। तुम ठहरोगे? बेहतर जनाब। कमरे से लाश, मुजरिम और जख्मी हटाए जा चुके थे। दाऊद दीवार से लगा खड़ा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इसके जहन में किसी किस्म की कश्मकश सी जारी है। इसके होंठ खुश्क हो गए थे और इनमें नीलाहट सी दौड़ गई थी। सेठ दाऊद, इमरान आहिस्ता से बोला, तुम डर रहे हो? हाँ, मैं डर रहा हूँ, दाऊद ने घुटी घुटी सी आवाज में कहा। पहले मेरा राज एक ब्लैकमेलर के कब्जे में था और अब वो ऐसे हाथों में पहुंच चुका है कि इसकी पब्लिसिटी भी हो सकती है। मेरे पास तुम्हारा कोई राज नहीं है, इमरान बोला। है मिस्टर इमरान, आपने जो लिफाफे बरामद किए हैं इनमें यकीनन एक मेरे मामलात से ताल्लुक रखता है। ठीक है, इमरान सर हिलाकर बोला, इनमें से हर एक पर किसी न किसी का नाम तहरीर है, लेकिन मुझे तुम्हारा नाम कहीं नजर नहीं आया। आदिल करीम, मेरा मतलब है, क्या इस नाम का भी कोई लिफाफा नहीं है? हाँ है तो, इमरान इसे घूरने लगा। जी हाँ, बस वही है, मगर तुम्हारा नाम तो दाऊद है। मेरे छोटे भाई का नाम है, इमरान साहब, तो जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, दाऊद ने गुलगीर आवाज में कहा और फिर दोनों हाथों से मुंह छुपाए हुए फूट फूट कर रोने लगा। इमरान खामोशी से खड़ा इसे देखता रहा। फिर आहिस्ता से बोला, तुम ये लिफाफा ले सकते हो, लेकिन अगर इसने अदालत में इसके मुतालिक कुछ कहा तो? मैं कुछ नहीं जानता कि क्या होगा। मुझे बचाइए इमरान साहब, मुझसे एक इखलाकी जुर्म सरजद हुआ था, मुझे बचाइए। लिफाफा उठा लो, इमरान ने लिफाफा इसके सामने डाल दिया। दाऊद लिफाफा उठाने के लिए झुका और इसे उठाता हुआ दूसरा हाथ इमरान के पैर पर रख कर बोला, ये पाँव हमेशा मेरी गर्दन पर रहेगा। मैंने इस लिफाफे की कीमत 3 लाख लगाई थी और वो रकम हर वक्त आपकी है। शुक्रिया, इमरान ने कहा। अगर मैं तुम्हारे काम के लिए यहाँ आया होता तो यकीनन ये रकम मेरी होती, मगर मैं खुद इसकी तलाश में था। इसी दौरान थेल्मा आ टकराई। नहीं, वो तो आपको लेनी ही पड़ेगी, दाऊद ने कहा, लेकिन इमरान इसे वहीं छोड़कर कमरे से निकल गया। जनाब, इमरान सर सुल्तान से कह रहा था, अब मेरे पास 3 लिफाफे और हैं, वो भी यही की 3 बड़ी शख्सियतों से ताल्लुक रखते हैं, यानी इन पर इनके नाम और पते दर्ज हैं। जिस तरह मैंने आपके नाम का लिफाफा खोले बगैर आपके सपुर्द कर दिया, इसी तरह इन्हें भी। मगर नहीं, बेहतर यही है कि मैं इन्हें नजरे आतिश कर दूं। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, जो तुम्हारा दिल चाहे करो, सर सुल्तान बोले। मगर इमरान, तुमने इसे पकड़ा कैसे? ये ना पूछिए जनाब तो बेहतर है। मुझे इसके लिए एक बहुत ही जलील किस्म की हरकत करनी पड़ी है। यानी? उफ, आप पूछ कर ही रहेंगे,
لیکن अगर कहीं वालिद साहब को इसका इल्म हो गया तो मुझे आग ही कर देंगे। बताओ, नहीं तो मारता हूँ चांटा। मुझे दाऊद की बीवी से वो करना पड़ा था। क्या वही? क्या बकते हो? जी हाँ, इश्क। इमरान शर्मा कर बोला। पता नहीं ये एक्टिंग थी या हकीकत। क्या मतलब? ब्लैकमेलर हर वक्त मवाद की तलाश में रहता है। मैंने सोचा क्यों ना इसी लाइन पर तजर्बा किया जाए, लिहाजा मैंने दाऊद की बीवी में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी और साथ ही इसका जायजा भी लेता रहा कि हम दोनों में कौन ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। पींगे बढ़ती रहीं और एक आदमी साए की तरह हम दोनों के पीछे लगा रहा। ये जवाद अकरम था। फिर परसों इसने छुप कर हम दोनों की तस्वीर ले डाली, जिसमें हम दोनों बज़ाहिर मुश्तबा हालत में नजर आते हैं, लेकिन हकीकत सिर्फ इतनी थी कि मैंने इसके हाथ पकड़ लिए थे और वो हंसते हंसते दोहरी होकर मुझ पर झुक आई थी। ये तस्वीर इसके लिए बड़ी मुनाफा बख्श साबित होती। वो दाऊद के साथ साथ इसकी बीवी को भी ब्लैकमेल करके बड़ी बड़ी रकमें ऐंठना शुरू कर देता। बहरहाल मैं इससे वाकिफ था कि तस्वीर लेने वाला जवाद अकरम ही था, क्योंकि वो शुरू ही से हमारा ताकुब करता हुआ झाड़ियों तक पहुंचा था। फिर इमरान ने अपने इस इश्क की दास्तान तफसील के साथ दोहराई और खामोश हो गया। इमरान सर सुल्तान संजीदगी से बोले, वल्लाह तुम बला की खोपड़ी रखते हो। भला इसके अलावा और क्या तदबीर हो सकती थी? नहीं जनाब, ये ना कहिए। मैं हर हाल में गिरफ्तार कर लेता। अगर वो ब्लैकमेलर साबित ना होता तब भी मैं इसे नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वो एक साजिश भी था। बाज बैनुल-अक़वामी सियासी साजिशों में इसका हाथ रह चुका है और इसकी तस्वीर इस हैसियत से पहले ही मेरे महकमे के पास पहुंच चुकी थी। आहा, सर सुल्तान मुज़दबाराना अंदाज में बोले, अब मामला बिल्कुल साफ हो गया। मैं नहीं समझा। वो मुझसे चंद अहम दस्तावेजात की नकलें चाहता था और वो दस्तावेजात बैनुल-अक़वामी ही नौइयत की हैं। अगर आप ये बात पहले बता देते तो मुझे दाऊद की बीवी से इश्क करके अपनी आकबत ना खराब करनी पड़ती। जरा सोचिए तो, अगर इसने अपना इश्क बराबर जारी रखा तो क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगा? अल्लाह रहम। मत बको। इमरान खामोश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद बोला, हकीकतन करार इसे पहचानता था, वरना जवाद इसे कत्ल ना करता। इस तरह इसने एक तीर से दो शिकार किए। एक तरफ एक ऐसे आदमी को कत्ल कर दिया जो इसे पहचानता था और दूसरी तरफ आपको खौफजदा कर दिया। यानी ये जाहिर करना चाहा अगर इसका मुतालबा पूरा ना किया गया तो वो सब कुछ कर गुजरेगा। जाहिर है जो आदमी दिन दहाड़े एक आदमी को कत्ल करके आपके पाएं बाग में डाल जाए वो आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है। इस तरह इसने आप पर अपना रौब बिठाना चाहा था। फिर फिगारो के मैनेजर को फोन करने का मकसद इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता कि वो करार को तलाश करता हुआ आपके बंगले तक आए। इतनी देर में लाश यकीनन दरियाफ्त की जा चुकी होगी और वो अपने बयान में ये कहे कि करार ने इसे आप ही के बंगले से फोन किया था और आप बुरी तरह फंस जाते जनाब। और उल्लू वाली बात तो आप किसी से कह ही ना सकते, क्योंकि इसके पास आपके खिलाफ कोई ठोस किस्म का मवाद मौजूद था। बिल्कुल यही बात है इमरान। सर सुल्तान एक तवील सांस लेकर बोले, मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। हाँ, और ये भी सुन लो कि तुम अब महकमा खारजा की सीक्रेट सर्विस से निकल भागने की कोशिश नहीं करोगे। मैं वादा नहीं कर सकता जनाब, क्योंकि बाज अवकात मेरा दिल चाहता है कि अपने जिस्म से ही निकल भागूं, खसूसन इस वक्त जब मेरे टेलीफोन की घंटी बजती चली जाती है। आहा, खूब याद आया। इस केस की कामयाबी का सहरा दरअसल इस लड़की के सर है जो मुझे अक्सर फोन पर बोर किया करती है। सर सुल्तान के पूछने पर इमरान ने वो दास्तान भी शर्मा शर्मा कर दोहराई और फिर कुछ देर खामोश रहकर बोला, इसने बार बार रिंग करके कुछ ऐसी उधम मचाई थी कि आपके और फिगारो के मैनेजर का सिलसिला मेरे फोन से आ मिला। सर सुल्तान बड़ी देर तक हंसते और इमरान को बुरा भला कहते रहे। इनका ख्याल था कि वो शादी ना करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। दाऊद को कभी ना मालूम हो सका कि इमरान ने जवाद अकरम पर किस तरह काबू पाया था। इसने बारहा इमरान से पूछा, लेकिन इमरान हमेशा ये कहकर टाल गया कि वो एक सरकारी राज था। और शादा बेचारी तो इमरान का दूसरा रूप देखकर पहले ही सहम गई थी। इसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वो इमरान से दोबारा मिलती। लिहाजा इस मज़हका खेज इश्क की दास्तान भी जहां तहां रह गई। अलबत्ता वो नामालूम लड़की अब भी इमरान को फोन पर बोर करती रहती है और इमरान का ख्याल है कि अगर इसने कुछ दिन और छेड़छाड़ जारी रखी तो वो पागल होकर कुत्तों की तरह भौंकने लगेगा, क्योंकि अक्सर वो इसके कामों में भी हारिज होने लगी है। वैसे अब इमरान ने भी एक नई हरकत शुरू कर दी है। इसने एक कुत्ते का पिल्ला पाल लिया है। जब भी इस नामालूम लड़की का फोन आता है वो कुत्ते के पिल्ले का मुंह माउथपीस के सामने करके इसकी दुम ऐंठ लेता है।
اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔